So dear student, welcome to my class. In today's class we will discuss about the free radicals or commonly known as radical. At present we are discussing about organic free radicals. हम इनऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स को डील नहीं करेंगे क्योंकि हम ऑर्गेनिक के फंडामेंटल्स को समझ रहे हैं। तो आज के हमारे टॉपिक में हम फ्री रेडिकल को डिस्कस करेंगे जो ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल है। सेकंड थिंग ये है कि जो हमारा रेडिकल के या फ्री रेडिकल के ऊपर जो सेशन होगा वो 2 पार्ट्स में होगा। एक पार्ट में हम समझेंगे फ्री रेडिकल्स क्या है, उनकी स्टेबिलिटी को समझेंगे, और दूसरे पार्ट में हम उनका जनरेशन कैसे होता है और उनका फेट क्या है, इन 2 एस्पेक्ट्स को डील करेंगे। तो अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे इस नए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मोटिवेशन अपलिफ्ट हो और मैं इस तरह के कॉन्सेप्ट बेस वीडियोस और ज़्यादा क्वांटिटी में ला सकूं। तो हम अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारा सेशन आज का जो है वो इन 2 मेन एस्पेक्ट पे फोकस करता है कि फ्री रेडिकल्स क्या है, और सेकंड थिंग कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को हम कैसे जज करेंगे या वो कौन से फैक्टर हैं जो फ्री रेडिकल को स्टेबिलिटी देते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशीज़ है जो एटम भी हो सकती है, मॉलिक्यूल भी हो सकती है और आयन भी हो सकती है, जिसमें एक या उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एक या एक से ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन एटम और मॉलिक्यूल और आयन गिव्स इट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। क्योंकि जो स्पिन नंबर क्वांटम नंबर होता है तो इलेक्ट्रॉन या तो पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन यानी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। अगर वो अनपेयर्ड है तो उसको काउंटर करने वाला दूसरा मूवमेंट नहीं है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा और इसीलिए वो नेचर में पैरामैग्नेटिक होता है। तो उसी के बेस पे हम डिफाइन करते हैं कि रेडिकल हमारा क्या है। तो हम अपना रेडिकल को डिफाइन करते हैं उससे पहले एक ये एग्जाम्पल है हाइड्रॉक्सिल रेडिकल का है, जिसमें ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो वैलेंस शेल में है ऑक्सीजन के। और इस एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं कि रेडिकल क्या है। सेकेंडरी एक जनरल एग्जाम्पल है जिसमें हम रेडिकल को देख रहे हैं। इस कार्बन एटम पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जा रहा है जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल की तरह बिहेव कर रहा है। तो हम फ्री रेडिकल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? तो हम इसको जो डिफाइन करेंगे वो इस वे में करेंगे, फ्री रेडिकल में बी डिफाइंड एज ए स्पीशीज दैट कंटेन्स 1 or more unpaired electron, so there is net magnetic moment and the species is paramagnetic। अपनी इसी प्रॉपर्टी की वजह से यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में डेवलप हो जाती है, ओनली फ्री रेडिकल कैन गिव्स ESR यानी इलेक्ट्रॉन स्पिन रिजोनेंस स्पेक्ट्रा शो करते हैं, जहाँ पे वो इन जनरली चूँकि दोनों तरह के मूवमेंट पॉसिबल हैं यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो या तो दोनों ही की दोनों स्पेक्ट्रल लाइन आ सकती हैं उसमें, या ग्रुप ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, इन जनरल ड्यूप्लेट्स आती हैं, तो वो CSR के स्पेक्ट्रा में शो होती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से फ्री रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। अब हमें ये बात बहुत ध्यान से समझनी चाहिए कि फ्री रेडिकल हाईली अनस्टेबल होते हैं। इन जनरल वो
ड्यूरिंग द रिएक्शन इंटरमीडिएटरी फॉर्म में मिलते हैं और बहुत जल्दी डाइमराइज हो जाते हैं और फ्री रेडिकल फॉर्म में नहीं मिलते, डाइमर फॉर्म में मिलते हैं। डाइमराइजेशन एक प्रोसेस है, इसमें दो पार्ट मिलके या मॉलिक्यूल मिलके एक डाइमर यानी दो उसका बना लेते हैं मॉलिक्यूल, तो वो अपने कंबाइंड हो जाते हैं और डाइमर फॉर्म कर लेते हैं। तो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस जो है वो उनके मैग्नेटिक बिहेवियर से ही पता की जा सकती है। तो अब हम ये देखते हैं कि फ्री रेडिकल को हम कैसे पता कर सकते हैं। अगर कोई हमारा ESR स्पेक्ट्रा में हमें वो लाइंस मिल रही हैं जो फ्री रेडिकल की प्रेजेंस को शो कर रही हैं, तो हम कहेंगे कि वहाँ फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। लेकिन हमेशा ये नहीं होता कि फ्री रेडिकल प्रेजेंट है और ESR में वो लाइंस शो हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। ऐसे केस में हमें एक और टेक्निक को यूज़ करना पड़ता है जिसे कहते हैं ट्रैपिंग टेक्निक। अगर हमारा ESR स्पेक्ट्रा में वो लाइंस नहीं आ रही हैं, फ्री रेडिकल ऑब्जर्व नहीं हो रहा, और ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि वो फ्री रेडिकल जिनकी लाइफ 1 सेकंड से भी कम है वो भी ESR को शो करते हैं। दैट मीन्स इतने शॉर्ट लिव्ड भी शो करते हैं, वो उसमें कैप्चर हो जाते हैं और प्रूफ करते हैं कि फ्री रेडिकल की प्रेजेंस थी। लेकिन अगर ESR में फ्री रेडिकल नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि फ्री रेडिकल वहाँ प्रेजेंट नहीं है। तब हम क्या करेंगे, तब हम स्पिन ट्रैपिंग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। इसके अलावा एक और टेक्निक है जो NMR यानी न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोग्राफी या NMR स्पेक्ट्रा। तो NMR स्पेक्ट्रा को हम जब भी यूज़ करते हैं तो वो हम करते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन, यानी जब रिएक्शन हो रहा है तो उसको NMR स्पेक्ट्रा उसके लिए हम लेते हैं और तब हम देखते हैं कि वो क्या शो कर रहा है। तो अगर NMR स्पेक्ट्रा के दौरान के ड्यूरेशन में हमें सिडनिप केमिकली, ये सिडनिप दैट मीन्स केमिकली इंड्यूस्ड डायनेमिक न्यूक्लियर पोलराइजेशन की प्रेजेंस मिलती है, तो हम ये कहते हैं कि उस कंडीशन में फ्री रेडिकल प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये वो टेक्निक्स हैं जिनके बेस पे हम फ्री रेडिकल की प्रेजेंस को शो कर पाते हैं और बता पाते हैं कि हमारा रिएक्शन जो है उसमें फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएटरी प्रेजेंट है। तो फ्री रेडिकल को क्या है हमने ये समझ लिया, और साथ में हमने ये भी समझ लिया कि फ्री रेडिकल को हमें ट्रेस कैसे करना है। फ्री रेडिकल एक ऐसी चीज़ है, फ्री रेडिकल एक ऐसी स्पीशीज़ है जो हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ का कॉज है। तो फ्री रेडिकल की स्टडी इस वक्त काफ़ी सिग्निफिकेंट है। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं, इवन कैंसर तक को फ्री रेडिकल के कारण जनरेट किया माना जाता है या इंड्यूस होता है फ्री रेडिकल की प्रेजेंस से। तो कार्सिनोजेनिटी जो है वो फ्री रेडिकल के वजह से भी हो सकती है। तो इसकी स्टडी बहुत सिग्निफिकेंट है और इसकी प्रेजेंस हम ड्यूरिंग द रिएक्शन ही जनरली पता लगाना चाहते हैं जहाँ पे ये इंटरमीडिएटरी फॉर्म में है। कुछ केसेस में एक पर्टिकुलर केस है जिसमें फ्री रेडिकल स्टेबल फॉर्म में मिलता है। तो जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होते हैं और क्या उनका फेट है उसको डिस्कस करेंगे, तब वो भी बताएंगे। तो अभी हमने फ्री रेडिकल को समझ लिया है, फ्री रेडिकल की टेक्निक्स जिसके द्वारा फ्री रेडिकल को का असेसमेंट या उसको ट्रैप किया जाता है या उसकी प्रेजेंस प्रूव की जाती है, उस सब को समझ लिया है। तो अब हम स्टेबिलिटी के तरफ जाएंगे। तो स्टेबिलिटी के लिए
मैंने होपफुली आपने ये राइट डाउन कर लिया होगा। तो 1 मिनट का टाइम लेते हैं, उसके बाद इसको रब करेंगे। तो स्टेबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। तो हमें पता है फ्री रेडिकल्स आर वेरी रिएक्टिव, शॉर्ट लिव्ड, and try to dimerize तो फ्री रेडिकल्स जो है बहुत रिएक्टिव है, बहुत शॉर्ट लिव्ड है, उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम है और उनकी पूरी कोशिश होती है कि वो जल्दी से जल्दी डाइमराइज करके एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पाए। यानी वो फ्री रेडिकल फॉर्म में नहीं रहना पसंद करते, डाइमराइज फॉर्म में रहना पसंद करते हैं। तो सेकंड थिंग क्या है, जो इसकी स्टेबिलिटी है उसकी जो सीरीज है, जो ऑर्डर है, तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की तरह है। टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो ये इसका ऑर्डर है। अब इसकी स्टेबिलिटी किन किन कॉजेस से है, तो वो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डिपेंड अपॉन फॉलोइंग 3 these 3 factors can work simultaneously or individually। तो जो ये 3 फैक्टर है, तो फर्स्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सेकंड है हाइपर कॉन्जुगेशन, डीलोकलाइजेशन, और थर्ड है स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये 3 फैक्टर है जो इंडिविजुअली या एक साथ प्रेजेंट होके किसी फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर सकते हैं। तो होपफुली आपने अब इसको राइट डाउन कर लिया होगा। तो 1 मिनट का टाइम लेते हैं, उसके बाद इसे रब करते हैं।
तो पहला केस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जैसा हम देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉन जो ये ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल्स हैं, ये इनहेरेंटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल आर इनहेरेंटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। Thus, the greater the electronegativity of atom on which unpaired electron resides, the lesser the stability of that atom। तो जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा और उस पे ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शेयर रिसाइड करे, जिस पे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है, वो एटम उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज़्यादा होगी, वो फ्री रेडिकल उतना ज़्यादा कम स्टेबल होगा, उतना लेस स्टेबल होगा। तो इस साइंस में अगर हम देखें तो अगर कार्बन के एक्सेप्ट मतलब कार्बन के प्लेस पे अगर ऑक्सीजन पे फ्री रेडिकल है, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो वो फ्री रेडिकल जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर रिसाइड कर रहा है, वो लेस स्टेबल होगा उस फ्री रेडिकल से जिसमें कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिसाइड कर रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हम इस तरह से समझ सकते हैं। अब स्टेरिक हिंड्रेंस, तो स्टेरिक हिंड्रेंस एक फिनोमेना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जहाँ पे जो कार्बन है, चाहे वो रिंग में हो चाहे वो चेन में हो, अगर उसमें पास बहुत बड़े ग्रुप जैसे C6H5 फिनाइल ग्रुप आ जाए या और ग्रुप आ जाए, टर्शरी कोई ग्रुप आ जाए, वो इतने बड़े अगर ग्रुप आके वहाँ अटैच हो जाए, आसपास हों अगर वो, तो वो एक दूसरे को कंपेल करते हैं या वो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं, वहाँ उस दूसरे ग्रुप को आने नहीं देते। इस फिनोमेना को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं कि अगर कहीं पे कोई बड़ा मॉलिक्यूल अटैच्ड है किसी सिस्टम में, ऑर्गेनिक सिस्टम में, तो वहाँ उसके आसपास जो क्लोज वाइसिनिटी में वो किसी बड़े मॉलिक्यूल को नहीं आने देते। तो इस तरह से इस फिनोमेना को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। तो जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, रिएक्शन होने की पॉसिबिलिटी उतनी ज़्यादा कम हो जाएगी। उस केस में बाय वर्च्यू ऑफ ये जो प्रॉपर्टी है, इसको जो आप डिफ़ॉल्ट कह सकते हैं, इस डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी की वजह से चूंकि रिएक्शन नहीं होगा, तो डाइमर बने या कोई और हो, तो वो मजबूरी में वो फ्री रेडिकल की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। तो हायर द स्टेरिक हिंड्रेंस, greater the possibility of radical exist in radical form or its stability increases due to the steric hindrance। तो हम ये देख सकते हैं
higher the steric hindrance, there is less possibility of reaction, hence free radical exist as such by default. Hence steric hindrance increase stability of radical। तो ये दो कॉज हमने अपनी समझ ली जिसकी वजह से स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल में मिलती है। इसके अलावा इसको अभी हम रब करते हैं। तो इसको रब करते हैं और तीसरे कारण को स्टेबिलिटी के समझते हैं, डिस्कस करते हैं। तो तीसरा जो कारण है, जो कॉज है, वो डीलोकलाइजेशन, और हाइपर कॉन्जुगेशन है। यहाँ पे बेसिकली सिग्मा बॉन्ड का शिफ्टिंग होती है, उसके सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। तो एक फ्री रेडिकल ये हमारा फ्री रेडिकल है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से ये इन डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। यहाँ ये हाइपर कॉन्जुगेशन को शो कर रहा है, जहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये नो बॉन्ड रिजोनेंस भी कहलाता है। तो इस तरह से ये तीन फैक्टर या तो इंडिविजुअली या साइमल्टेनियसली एक साथ या एक से ज़्यादा एक साथ मिलके फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज करते हैं। इस तरह से हमने ये देखा कि फ्री रेडिकल का स्टेबलाइजेशन कैसे होता है। आपको एक और इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करनी है कि इस सीरीज़ से जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं, उससे पहले एक हमारी सीरीज़ केमिकल बॉन्डिंग पे आ चुकी है। कृपया उस सीरीज़ को ज़रूर देखें, वहाँ से आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में नॉलेज गेन होगी। और इसके बाद जो हमारी सीरीज़ आएगी वो एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर हमारी सीरीज़ होगी, जहाँ पे हम स्टार्टिंग से लेके एडवांस स्टेज तक डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। So dear student, thanks for your cooperation. Have a nice day.